हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई भी फी पे करनी है। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हमारा जो दूसरा अध्याय है परमाणु की संरचना, उसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। राइट, तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। इसमें हम 30 के करीब सवाल लगाने वाले हैं और सवाल के साथ साथ ना सिर्फ हम उनके जवाब को ढूंढेंगे पर उनके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम एक तीर से दो निशाने मारेंगे। कैसे कि भैया क्वेश्चन भी बन जाएगा, आंसर भी आ जाएगा और इस पूरे चैप्टर का रिवीजन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि पहला जो सवाल है राइट, उसमें हमसे क्या गुजारिश की जा रही है। चलो आ जाओ, मस्त तगड़ा सवाल है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, या परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो किसके बराबर होती है। बेसिकली परमाणु द्रव्यमान संख्या की यहां पर बात हो रही है। और ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं किसी परमाणु के अंदर तीन ही तो चीज होती है। मैं कह रहा हूं किसी परमाणु के अंदर कितनी चीज होती है, तीन चीज होती है। यदि हम नाभिक की बात करें राइट, यदि हम नाभिक की बात करें तो यहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इसके आसपास की जो कक्षाएं होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के यानी कि नाभिक के चक्कर लगा रहा होता है। राइट, चलो तो अब बताओ ये तीन चीजें यहां पर होती है। अब यदि हम देखें कि परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है तो सिंपल सी कहानी है कि भैया जो नाभिकीय द्रव्यमान भी हम इसे कह सकते हैं, नाभिकीय द्रव्यमान संख्या भी हम कह सकते हैं। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को यदि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ मिला देते हैं तो यह बन जाता है ए। और यहां पर जो ए है वो ए फॉर एप्पल नहीं होता है, यहां पर ए होता है आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो यहां पर होता है ए आपका परमाणु, मस्त सवाल, द्रव्यमान संख्या। चलिए, तो इस तरीके से मस्त वाला यह सवाल था। हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होगी वो आपकी क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या में यदि आप न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हो राइट, तो वो हो जाती है आपकी परमाणु द्रव्यमान संख्या। और उसको हम दर्शाएंगे किससे, ए से दर्शाएंगे। लिखेंगे कैसे, तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से आप देखिएगा, मैंने लिखा कार्बन एक ऐसा तत्व राइट, एक ऐसा तत्व जिसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर था कक्षा 10वीं में राइट। चलो, तो इसकी परमाणु संख्या हो गई 6 और परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई भैया, 12 हो गई राइट। और यदि हम बात करें तो ये हो गया Z बराबर 6 और ये हो गया A बराबर 12। तो कहानी बड़ी ही सिंपल है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बस जैसे ये सवाल अपन ने किया है ना, अपन सारे सवालों को ऐसे ही निपटाने वाले हैं तगड़े तरीके से। जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर फिट होता जाएगा और इससे आपको अपनी जो करंट 11th क्लास है राइट, यहां पर भी फायदा मिलेगा, 12वीं में भी फायदा मिलेगा। और यदि आप CUET, JEE या फिर नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहां पर भी आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देख लो एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। चलो भैया चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ना बाबा ना, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर ना, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। बिल्कुल सही बात है, इनमें से कोई नहीं, गलत हो गया ये राइट। हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़िया, बात समझ में आ गई। पहला सवाल खत्म, चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ध्यान से देखिएगा। चलो भैया अगला सवाल, अल्फा कण जैसे जैसे नाभिक के निकट जाता है, किसके नाभिक के निकट जाता है? तो वैसे तो किसी भी परमाणु के नाभिक के निकट जा सकता है, पर हम बात करेंगे सोने यानी कि गोल्ड की। मतलब भैया ये सवाल पूछ लिया गया है कहां से,
ये सवाल पूछ लिया गया है आपके रदरफोर्ड का, जो सोने की पतली झिल्ली पन्नी वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, जिसको हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उधर से ये सवाल पूछ लिया गया है। सवाल क्या है कि अल्फा कण जैसे जैसे नाभिक के निकट जाता है तो क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले तो एक काम करते हैं, अल्फा कण क्या है वो जान लेते हैं। मैं क्या कहता हूं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ध्यान से देखिएगा, आपको यदि पुराना वाला सब कुछ पता है तो अच्छी बात है, और यदि पहले से कुछ नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को रिवीजन करते जाएंगे सवालों के साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं अल्फा कण, मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा कण। अल्फा कण क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की यदि जोड़ी, बात समझ में आ रही है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को आपस में मिला दिया तो ये क्या बन जाता है। यदि हम 2 प्रोटॉन में 2 न्यूट्रॉनों को मिला देते हैं तो ये कौन सी चीज बन जाती है बाबूजी, इसको हम कहते हैं अल्फा कण। बोलो यस सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इसके आवेश की बात करेंगे, यदि हम इसके आवेश की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। यदि हम किसकी बात करेंगे, इसके आवेश की बात करेंगे, राइट। चलो 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 चलो, बहुत मजेदार होने वाला है ये सब कुछ। यदि हम इसके आवेश की बात करेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, अरे भैया 2 न्यूट्रॉन है, उनका तो कोई आवेश नहीं होता है, 2 प्रोटॉन है, उनका आवेश कैसा होगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा, तो इसका जो आवेश है वो कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। किसके कारण, तो वो भी लिख देते हैं अपन लोग, प्रोटॉन के कारण। चलो प्रोटॉन, प्रोटॉन के कारण, तो प्रोटॉन के कारण जो आवेश होगा, राइट, वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ये पहली जानकारी। दूसरी जो जानकारी है, इसका द्रव्यमान क्या होगा, बात समझ में आ रही है भाई, द्रव्यमान क्या होगा, तो प्रोटॉन्स कितने हैं यहां पर, तो 2 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दो आप, 2 न्यूट्रॉन है, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन। खेल खत्म, बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी। चलो तो मैं क्या कह रहा हूं, इसका आवेश यानी कि चार्ज हमने निकाल लिया, और द्रव्यमान यानी कि हमने जो आपका मास है वो भी हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो तो अल्फा कण के बारे में अपन ने जान लिया। अल्फा कण जो है वो, उसका आवेश कैसा होता है आपका, धनात्मक होता है। ये अपने को दिमाग के अंदर क्या करना है, फिट रखना है। बात समझ में आ रही है। और यदि आपको क्लियर है तो हम चलते हैं कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के एक बड़े ही बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, जब हम ये कहते हैं कि एक समान आवेश जो रहेगा, बात समझ में आ रही है, वो आपस में प्रतिकर्षण करेगा। मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपल ही करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण करेंगे, दूर दूर भागेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास में जाएंगे। ठीक है जी, चलो ये हो गया। तो एक चीज अपन ने सीख ली, अल्फा कण जो है वो कैसा है आपका, पॉजिटिव है। दूसरा भाई, नाभिक जो है वो भी आपका पॉजिटिव है। बोलो यस सर। अल्फा कण जो है वो भी कैसा है आपका, बोलो पॉजिटिव। बोलो यस सर। क्या दोनों इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ चुकी है, बोलो यस सर। बस यदि दोनों इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ चुकी है, राइट, यदि दोनों इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फिट हो चुकी है या फिर समझ में आ चुकी है, राइट, अल्फा कण भी पॉजिटिव, नाभिक भी पॉजिटिव, क्या लगेगा, यदि अल्फा कण नाभिक के निकट जा रहा है तो इस पर प्रतिकर्षण बल जो है वो बढ़ जाएगा, विकर्षण बल जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। विकर्षण बल अत्यधिक घट जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। विकर्षण बल अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। विकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। एक बार उस एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, राइट। हमारे पास भैया यहां पर एक एटम है, इस एटम के अंदर यहां कहीं पर एक नाभिक है। बोलो यस सर। इस एटम के अंदर यहां कहीं पर एक नाभिक है, और बाबूजी मेरे पास इस जगह पर एक अल्फा कण है, मेरे पास इस जगह पर एक अल्फा कण है,
और ये जो अल्फा कण है अब ये इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब ना जो चीज बताई जा रही है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जो अल्फा कण है आपका वो कैसा है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, तो अल्फा कण जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया। और हम सभी जानते हैं कि जो नाभिक होता है राइट, वो भी कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। बोलो यस सर, बोलो यस सर, राइट। भैया नाभिक जो है वो कैसा होता है, तो सर आप बोलोगे सर नाभिक भी पॉजिटिव होता है, ठीक है चलो। तो अल्फा कण जो होता है वो भी आपका पॉजिटिव है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस जो है वो भी आपका पॉजिटिव है, इसको हम देख चुके हैं। अब जैसे जैसे अल्फा कण राइट, अब जैसे 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 अल्फा कण, अब जैसे जैसे अल्फा कण किसकी तरफ जाएगा, नाभिक की तरफ जाएगा। नाभिक को लगेगा यार भाई तू भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। जितना अल्फा कण नाभिक के पास में आएगा राइट, उतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका जो नाभिक है वो अल्फा कणों को क्या करने लगेगा, दूर भगाने लगेगा, रिपल करने लगेगा। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है जी चलो। तो भैया यही अपना सही आंसर होगा। इस कॉन्सेप्ट को और इस कहानी को बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो ये लो, हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं राइट। तो आंसर बिल्कुल सही है। हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो क्या होती है, इसको हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था राइट। और परमाणु संख्या क्या होती है आपकी, तो भैया ये होती है प्रोटॉनों की संख्या। देखो प्रोटॉनों की संख्या, तो इसको अपन थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, बस खत्म किया। बात समझ में आ रही है, चलो चलो चलो। तो ये होती है भैया प्रोटॉनों की संख्या। ये क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या है। इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रहे जब तक किसी तत्व के अंदर प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस तत्व की पहचान में भी परिवर्तन नहीं होता है। समझने की इसको अपन कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सोडियम और मैंने यहां पर लिखा सोडियम प्लस। अब भैया आप बोलोगे सर एक परमाणु है और दूसरा वाला जो है वो क्या है आपका, एक परमाणु हो गया और दूसरा वाला आपका आयन हो गया। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से मैंने यहां पर लिखा कार्बन 612, फिर मैंने लिखा कार्बन 613, फिर मैंने लिखा कार्बन 614। मैं एक और लिख देता हूं, चलो मैंने लिखा यहां पर Na3+। अब ध्यान से देखना राइट, देखो तो सबके पास हम लोग जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां लिख दिया गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया गया है। अब इन सबके प्रोटॉन्स अपन देखते हैं। चलो तो भैया इसके तो 11 होंगे, ये भी सोडियम है इसके भी 11 होंगे, ये भी सोडियम है इसके भी आपके कितने होंगे, 11 होंगे। न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, अच्छा कार्बन वाली भी बात कर ले यार, तो थोड़ी सी जगह अपने को बनानी पड़ेगी ना, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये लो, तो यहां पर 11, यहां पर भी 11, यहां पर भी 11। अब एक काम करते हैं, कार्बन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। 6 6 6। अब न्यूट्रॉनों की यदि हम संख्या देखें राइट, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी उसका आयन से कोई लेना देना नहीं होता है, 12 12 12। पर यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 11 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं, इसलिए यहां पर होंगे 8, यहां पर होंगे 11 और भैया यहां पर होंगे 10। बोलो यस सर। कार्बन के लिए भी ये खेल हम खेलने वाले हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पर 6 होगी, यहां पर 7 होगी, यहां पर 8 होगी, और यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो 6 6 और 6 होगी। अब आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कुछ फेरबदल है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में फेरबदल है। देखो सभी जगह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, डिफरेंट है। कुछ इसी तरीके से ऊपर में सभी जगह पर न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो कैसी है आपकी, डिफरेंट है। पर भैया प्रोटॉनों की संख्या सब में एक समान है और यहां पर भी प्रोटॉनों की संख्या एक समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि जब तक प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जब तक प्रोटॉनों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तब तक परमाणु संख्या में
या परमाणु क्रमांक में संख्या ले लो या क्रमांक ले लो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रही है? कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी, इंटरेस्टिंग है कहानी, राइट? तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ये जो है हमारा क्या होना चाहिए भैया? ये होना चाहिए हमारा आंसर। क्या होना चाहिए? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु संख्या, या फिर इसको हम परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। क्लियर है कहानी? चलो इसको नोट कर लो और ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट रखना। जब तक प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन ना आए, राइट, तब तक परमाणु संख्या में, परमाणु क्रमांक में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। चाहे आप जितने भी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे, चाहे आप जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं, राइट, उनको परिवर्तित करते रहे। चलो, तो ख हमारा बिल्कुल सही होगा। हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। मस्त वाली ये कहानी है, ख अपना बिल्कुल सही है, राइट। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो अगला वाला सवाल है वो क्या निकलता है पिटारे में से, है ना। चलो, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए, बिल्कुल सही बात है, हम इसको n से व्यक्त करते हैं। और यदि हम इसको n से व्यक्त करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं भैया? हम इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम। क्या बोलते हैं हम इसे? तो बाबूजी हम इसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो हम इसे क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होगी, राइट? तो इसके लिए हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो काम आने वाला है। देखो, आपको पता होगा, एक तरफ हम लिख देते हैं यहां पर कक्षा क्रमांक, तो एक तरफ हम लिख देते हैं यहां पर कक्षा क्रमांक। चलो, एक तरफ हमने यहां लिख दिया कक्षा क्रमांक और यहां पर हम लिख देते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ हम यहां पर लिख देते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आप जानते हो कि कक्षा क्रमांक यानी कि यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कक्षाओं की मैं बात कर रहा हूं। और पहले में कितने आते हैं भैया? 2, 8, उसके बाद 18, उसके बाद कितने हो जाएंगे? तो भैया 32 हो जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले में सिर्फ आपका S होता है, बोलो यस सर। दूसरे में आपका S और P दोनों होता है, तीसरे में S, P, D तीनों होते हैं, और चौथे में आपके S, P, D, F चारों आपकी जो उप कक्षाएं हैं वो पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो देखो देखो, तो यदि हम एक ये फॉर्मूला बनाएं, इसको अपन ऐसे थोड़ी लिखेंगे, यदि हम ये फॉर्मूला बनाएं 2n² वाला, बात समझ में आई? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की हम जो संख्या है, राइट, उसको लिख सकते हैं, बोलो यस सर। ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। चलो, 2 × 1 का स्क्वायर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, बोलो यस सर। 2 × 3 का स्क्वायर, और क्या यहां पर 2 × 4 के स्क्वायर में यही सब आंसर आएंगे जो यहां पर दिए गए हैं? जल्दी से बताओ मुझे। देखो करते हैं भैया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 से गुणा किया तो 2 आ जाएगा, बोलो यस सर। इसी तरीके से 2 × 2 की पावर 2, मतलब ये 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 16 दूनी कितना हो गया आपका? 32 हो गया। इसका मतलब ये कि जो फॉर्मूला यहां पर सटीक बैठेगा भैया वो है आपका 2n²। और याद रहे ये स्टार्टिंग की 4 कक्षाओं के लिए ही रहता है। अभी तक जहां तक हम 118 तत्वों के बारे में बात करते हैं तो बेटा जी 118 तत्वों के लिए ये स्टार्टिंग की 4 कक्षाओं के लिए वैलिड है। बात समझ में आ रही है? अगली जो कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से तो होंगे, पर जितने तत्वों को हम लेकर चल रहे हैं उसमें भी 5वीं जो कक्षा होती है उसमें अभी फिलहाल में 32 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 32 से ज्यादा हो सकते हैं इस सूत्र के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? इस सूत्र के हिसाब से 32 से ज्यादा हो सकते हैं। पर अभी यदि हम देखेंगे, अभी यदि आप अपने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से या किताब के हिसाब से देखोगे तो आप ये जानोगे कि अभी 5 में 32 इलेक्ट्रॉन ही अधिकतम पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इससे ये कहानी, इसको नोट कर लो। चलो हो गया पक्का? क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? ये रहा अपना आंसर। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। इंटरेस्टिंग बात।
एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस में भरेगा, s में, d में, p में, या फिर इनमें से कुछ में नहीं। तो भैया जैसे हम विन्यास लिखना चालू करते हैं, तो जब हम विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या यही कहानी चलते रहती है? बोलो यस सर, राइट। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, और इसके बाद फिर आपका 4s2 3d10, ये सब चलता रहेगा, राइट। इसका मतलब ये कि सबसे पहले किस में भरता है, तो आपका आंसर होगा सर सबसे पहले किस में भरेगा, आपके एस ब्लॉक में भरेगा। तो कौन सी उपकक्षा यानी कि कौन सा ब्लॉक होगा, राइट। तो आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा आपका एस उपकक्षा। और सिंपल सवाल था पर रिवीजन कराने वाला क्वेश्चन था। हम क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो, आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लो। चलो पक्का, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। किसी एक पी उपकक्षक में हो सकते हैं, पी उपकक्षक मतलब हम लिखते हैं NP, हम लिखते हैं N, हम लिखते हैं NP6, मतलब आपका 2p6 हो सकता है, 3p6 हो सकता है, 4p6 हो सकता है, 5p6 हो सकता है, 6p6 और 7p6 तक हो सकता है। तो बात हो रही है किसी एक p उपकक्षक में हो सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हो सकते हैं, अधिकतम 4 नहीं होंगे, राइट। समांतर चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया एक चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही है। विपरीत चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं नहीं, यहां पर बात हो रही है अधिकतम की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको सुनना है आप लोगों को, राइट। भैया 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किस में, आपकी जो पी उपकक्षक होगी उसमें। और डायग्राम कैसे बनेगा, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा, इस तरीके से हम कक्षकों को दर्शाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। और यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने की कोशिश करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, और यदि आपको याद हो तो इनको हम नाम भी देते हैं भैया px, py और यहां पर pz होगा। हम इसके कुछ एक और तरीके से नामकरण भी करते हैं, वो भी ध्यान से आप देखिएगा, 0, -1 और +1। लो कहा है, क्वेश्चन के चक्कर में पूरा का पूरा हमारा रिवीजन भी हो गया, राइट। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया वाली ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, बोलो यस सर। तो आंसर इसका क्या होगा, ध्यान से आप देखिएगा, तो अधिकतम जो है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी पी कक्षक में। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, सिंपल ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो ठीक, पक्का, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। भैया मुख्य क्वांटम संख्या इनमें से किससे जुड़ी हुई है, राइट 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 राइट। मुख्य क्वांटम संख्या इनमें से किससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। इसको बढ़िया से पढ़ तो लिया होगा आपने। अब आप पहले अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट। चलो, तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। भाई मुख्य क्वांटम संख्या आपकी जो होती है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं। इससे हम बता सकते हैं कि भैया जो कक्षक होते हैं, राइट, उसकी कक्षकों का आकार, दैट्स ऑल। तो इससे हम कौन सी चीज बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कक्षकों का आकार, राइट। चलिए, बढ़िया ये सवाल था, बढ़िया ये सवाल था, और बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सही है, उपकक्षकों का हम आकार बता सकते हैं। उपकक्षकों का यदि हम आकार बताएंगे तो उससे हम कक्षक का भी आकार बता पाएंगे। बात समझ में आ रही है। पर सामान्यतः ऐसा होता है कि जो कक्षक होते हैं उसको हम ऐसा गोलाकार मानते हैं। उपकक्षक जो होते हैं वो ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, राइट, रास्ते को दर्शाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बात हो रही है पीडी यानी कि पैलेडियम की, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो भैया देखो, Z बराबर दिया हुआ है यहां पर कितना, तो ये आपका परमाणु क्रमांक है। Z बराबर यहां पर दिया हुआ है 46, और यही क्या होगा, आपका परमाणु क्रमांक होगा।
बात समझ में आ रही है? चलिए, तो Z बराबर 46 गिवन है और यही क्या होगा आपका परमाणु क्रमांक होगा। आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा होगा। तो देखो, क्या हम ये जानते हैं कि D6 या D5 या D10 जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, राइट? उसकी जो स्थिरता होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो ध्यान से देखो, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। देखो, 4D8 और 5s2, 4D8 और 5s2, ठीक है। इसी तरीके से 4D9, 5s2, 4D10, 4D7, तो इन सब में यदि आप देखेंगे तो D उपकक्षक जो है आपका, बात समझ में आ रही है, जो D आपकी सबशेल है वो सबसे ज्यादा स्थिर कहां पर है? तो हम जानते हैं कि ND10 जो होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा स्थिर होता है। कैसा होता है? तो भैया सबसे ज्यादा स्थिर होता है। कौन होता है सबसे ज्यादा स्थिर? D10। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। किसके लिए? तो ये आपके PD यानी कि Z बराबर 46 के लिए। अब आप बोलोगे सर 4D10 ये हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो क्रिप्टॉन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 36 होता है। 36 में आप 10 को जोड़ दीजिए एंड 10 will turn into what? 46। खत्म खेल। चलो, तो क्रिप्टॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका कितना हो गया? 36 हो गया। उसके बाद आपने यदि 4D10 किया तो इस तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, राइट। हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक, चलो, कहानी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो इस तरीके से जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन होता जाएगा और कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिमाग के अंदर कैसी होती जाएगी? फिट होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, क्या बात हो रही है? मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3। ओके जी, n बराबर कितना है? तो हम बात कर रहे हैं n बराबर 3 की। चलो, n बराबर 3 से संयुक्त कुल कितने परमाणविक उपकक्षकों की संख्या होगी? राइट, चलिए, तो उपकक्षकों की संख्या कितनी होगी वो हम देख लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं n बराबर 3, तो इस n बराबर 3 में मेरे पास में 3s होता है, राइट, मेरे पास में 3p होता है, राइट, और मेरे पास में 3d होता है। और यदि हम, रुको, 3d होता है, और यदि हम सबके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो यहां पर 2 हो सकती है, यहां पर 6 हो सकती है, यहां पर 10 हो सकती है। अब आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम जो है उपकक्षक को भी बना लेते हैं। बिल्कुल बनाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो, तो यहां पर मैंने एक उपकक्षक बना दी इस तरीके से, यहां पर मैंने एक उपकक्षक बना दिया, यहां पर मैंने 3 उपकक्षक बना दिया, और ये यहां पर मैंने 5 उपकक्षक बना दिए। तो बना देते हैं जल्दी से, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, राइट। तो आप यदि देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि भैया एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बोलो यस सर। तो इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, 10 यहां पर आ जाएंगे। तो कितने उपकक्षक हैं उसको अपन क्या कर लेते हैं? काउंट कर लेते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कुल उपकक्षकों की जो संख्या है वो हो जाएगी कितनी? 9। और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी आपके तीसरी कक्षा में, जिसमें S पूरा भरा रहेगा, P पूरा भरा रहेगा और D भी पूरा भरा रहेगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो कहां लिखूं इसको मैं? यहां पर 18 जो है वो क्या होंगे? तो भैया ये आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अधिकांश अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, राइट, अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे? आपके 18 रहेंगे। और हम सब जानते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमें जो है कम से कम 9 उपकक्षक तो चाहिए ही चाहिए। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। कहानी बड़ी सिंपल है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो, बिल्कुल सही। और चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। चलो आ जाओ। हाइड्रोजन परमाणु की किस इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन
लंबा सवाल है, ध्यान से पढ़ना है ना। हाइड्रोजन परमाणु की किस इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन फोटोन को केवल अवशोषित कर सकता है? इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन फोटोन को केवल अवशोषित कर सकता है, उत्सर्जित नहीं कर सकता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये कहानी है। इसको समझने के लिए हम यहां चलते हैं और भैया यहां पर हम एक नाभिक बनाते हैं, राइट, और साथ में यहां पर हम एक कक्षा बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है, क्योंकि यहीं से आपका एक ऐसा टॉपिक कवर होगा जिससे ना सिर्फ 11th में बल्कि 12th में भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बात समझ में आई? ध्यान से देखना और मैंने सबके नाम भी रख दिए हैं। चलो मैं कह रहा हूं भैया n बराबर 1, फिर मैं कह रहा हूं n बराबर 2, फिर मैं कह रहा हूं n बराबर 3। बोलो यस सर। तो n बराबर 1 2 3 अपन ने बना दिया। अब एक चीज याद रख लो कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, यानी कि हायर ऑर्बिट से यदि लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन यदि हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ आएगा तो फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन को आप फोटॉन्स देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर से यदि ऊर्जा ग्रहण करेगा फोटॉन के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलो अपन एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन बनाया गया है। अब भैया यहां से आ रहा है आपका फोटॉन, ये आया। इसने फोटॉन यहां पर यदि आया तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका ऊपर। सीधी सी बात है, किसी को एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा? सीढ़ी जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। एनर्जी रिलीज करनी होगी तो सीढ़ी नीचे की तरफ चढ़ेगा। तो यदि इस इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं फोटॉन, राइट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको हमने क्या दिया? भैया हमने इसको फोटॉन दिया। बोलो यस सर। तो फोटॉन देने से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी ऊर्जा कक्षा में चला जाता है, राइट। तो फोटॉन देने से इलेक्ट्रॉन जो है अंदर से बाहर, और यहां पर कैसे अंदर से बाहर गया है बाबूजी? बड़े इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसे अंदर से बाहर गया है? तो भैया n बराबर 2 से 2 n = 3 पे। बोला यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी। अब हम मान लेते हैं कि जो फोटॉन है, राइट, अब मान लेते हैं कि जो फोटॉन है ना बाबूजी वो यहां पर है। चलो पहले से ही फोटॉन यहां पर है, और यदि आपका फोटॉन राइट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है, और यदि आपका फोटॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो क्या होगा? तो भैया यदि आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो क्या होगा? फोटॉन बाहर निकल जाएंगे। फोटॉन क्या होते हैं? तो ऊर्जा होती है ना, वो सब आप लोगों को क्लियर है। चलो तो कौन बाहर निकल जाएगा? फोटॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो रुको इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं यहां पर ऐसे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब दूसरी वाली जो सिचुएशन है उसको भी अपन देख लेते हैं, है ना, कि जब दूसरी सिचुएशन की हम बात करेंगे, पहले वाले में तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, अब बात कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर से यानी कि हायर ऑर्बिट से राइट लोअर ऑर्बिट में आएगा, अंदर की तरफ आएगा। कैसे अंदर की तरफ आया? ध्यान से देखो भैया, n बराबर 2 से किस में आया? n बराबर 1 में आया। तो क्या होगा? फोटॉन बाहर होगा। कक्षा 12वीं में फिजिक्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बोलो यस सर। सीधी बात यह है बाबूजी कि फोटॉन यदि अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, ऊपर जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो फोटॉन बाहर निकलेगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं सवाल की तरफ, ध्यान से देखना।
हाइड्रोजन परमाणु की किस इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन फोटोन को केवल अवशोषित कर सकता है, उत्सर्जित नहीं कर सकता है? भैया उत्सर्जित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम बोलेंगे उत्सर्जित करना। बोलो यस सर। तो भैया ये उत्सर्जित करेगा, तो यहां पर कैसे? तो ये उत्सर्जित करेगा। और यहां पर कैसे? तो अवशोषित करेगा। बोलो यस सर। तो वहां पर कैसा करेगा? अवशोषित करेगा। नीचे कैसा करेगा? उत्सर्जित करेगा। पर उत्सर्जित करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए आपके पास अंदर की तरफ एक कक्षा का होना बहुत जरूरी है। अवशोषित करने के लिए आपके पास, अवशोषित तो किसी भी कक्षा में हो जाएगा, उत्सर्जित के लिए अंदर भी कक्षा होनी चाहिए। भाई फोटो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां से? अब मान लेते हैं कि यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, उत्सर्जित नहीं कर सकता बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? उत्सर्जित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि यदि हम यहां पर नाभिक बनाते हैं, हम यहां पर ऊर्जा कक्षा बनाते हैं, राइट, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपना यहां पर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है। बोलो यस सर। बेटा ये ऊपर से नीचे कहां जाएगा? तो ये सब खेल बिगड़ गया ना। मतलब ये कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन पहली ऊर्जा कक्षा में है, मतलब कि n बराबर यदि 1 है, राइट, यदि इलेक्ट्रॉन पहली ऊर्जा कक्षा में है और n बराबर यदि 1 है, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन और नीचे नहीं जा सकता। और नीचे कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन और नीचे नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की तरफ नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा सकता। हाँ, फोटोन यदि आप इसको देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? नीचे नहीं जा सकता, मतलब कि उत्सर्जित नहीं कर सकता, सिर्फ अवशोषित कर सकता है। किस में? भैया 1s में। बात समझ में आई? दूसरी कक्षा वाला उत्सर्जित और अवशोषित दोनों कर सकता है। तीसरी कक्षा वाला सब कुछ कर सकता है। पहली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ दूसरी, तीसरी, चौथी में जा सकता है, यानी कि अवशोषित कर सकता है, पर किसी भी प्रकार की जो एनर्जी होगी उसको उत्सर्जित नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। क्रॉस चेक हम करेंगे, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ये एक रिवीजन कॉन्सेप्ट है, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। भयंकर, अपन पूरा लिख देते हैं इसको, भयंकर IMP कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको यहां से हम क्लियर करेंगे और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोर मॉडल व्याख्या किस चीज की कर सकता है? सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, उस परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन अणु के स्पेक्ट्रम की, सौर स्पेक्ट्रम की। ध्यान से देखिएगा, जब भी हम किसकी बात करते थे, बोर मॉडल की बात करते थे, तो हम कहते थे भैया एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या होना चाहिए? आपका इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तगड़ा सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, बोर मॉडल व्याख्या कर सकता है किसकी? सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, या उस परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम की जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप याद करो कि बोर मॉडल को अपन ने हाइड्रोजन के लिए निकाला था, हीलियम प्लस के लिए निकाला था, लिथियम 2+ के लिए निकाला था, बेरिलियम की यदि हम बात करें तो भैया 3+ के लिए निकाला था। मतलब सीधी सी कहानी यह है बबुआ कि ऐसा कोई भी आपका परमाणु या आयन, ना सिर्फ हाइड्रोजन, पर ऐसा कोई भी आपका परमाणु या आयन जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, बोर मॉडल उसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेगा? व्याख्या करेगा। ये तो जानकारी थी, और यही इसका क्या था? ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, सीमा थी। यही लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल है, राइट, कि एक से ज्यादा यदि इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे परमाणु या आयन के बारे में बोर मॉडल जो है वह एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अपने को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। जैसे ये क्या है? परमाणु है, ये 3 क्या है? आपके आयन है, और इन सबके पास आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है सिर्फ 1। इसका मतलब ये कि बोर मॉडल इनको क्या कर सकता है? इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, करेंगे क्रॉस चेक।
कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए नोट करेंगे। हमको फंसाने की पूरी पूरी साजिश जो है वो तो की गई थी, पर अपने भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तगड़े हैं, अपन बीच में कहीं पर अटकने वाले नहीं हैं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसके आलोक में B यानी कि Z बराबर 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है? किसके सापेक्ष में ले लो या किसके संदर्भ में ले लो, ठीक है। चलो हम बोरॉन की बात करते हैं, हम कहते हैं भैया परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं और हम कहते हैं 1s2, उसके बाद 2s2 और हम बात करते हैं 2p1 की। बात समझ में आ रही है? तो 1s2, 2s2 और हम 2p1 की बात करते हैं और ये इसी सीक्वेंस में भरा जाएगा, और ये इसी सीक्वेंस में भरा जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं अबोव सिद्धांत। और अबोव सिद्धांत जो है उसका मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करना, किसको? तत्वों को और उनके इलेक्ट्रॉनों को। तत्वों को नहीं, सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉनों को। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अबोव का सिद्धांत। चलिए, तो 1s2, 2s2 एंड 2p1 जो है वो बेसिकली क्या होगा? आपका बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किसके हिसाब से? अबोव सिद्धांत के हिसाब से। चलो इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं बोरॉन, यहां पर मैंने लिखा 5। अब भैया यहां दिया हुआ है 1s2, 2s1 और 2p2। अरे बाबा, धोखा, भयंकर वाला धोखा। क्या हुआ? तो भयंकर वाला क्या हुआ? धोखा हुआ, भयंकर वाला धोखा। और पता है ये भयंकर वाला धोखा कैसे हुआ? ध्यान से देखिएगा, ये कहानी क्या है। हम कह रहे हैं पहले सिंगल सिंगल भरेगा, आप कह रहे हो नहीं हम तो जंप मारेंगे, हम पहले 2s2 को पूरा भरेंगे नहीं, 2s1 तक रखेंगे और सीधे हम चले जाएंगे कहां पर? 2s2p2 पर। तो भैया सुनो, ऐसा नहीं होता है। अब बहुत सिद्धांत कहता है कि पहले ये भरेगा फिर ये भरेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो अबोव का सिद्धांत में ये या इसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता। ये अबोव के सिद्धांत के सापेक्ष में नहीं हो सकता, बाकी सब में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग है बाबूजी वो चल सकती है, कोनो घबराने वाली बात नहीं है। चलो क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल सही है। तो अबोव सिद्धांत के हिसाब से कहानी बिल्कुल सही है। चलो नोट कर लो, हो गया? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे। किसमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन को जीमान प्रभाव कहा जाता है? आप याद करो, जब इस चैप्टर में इस टॉपिक की हम टॉपिक वाइज क्लास ले रहे थे, राइट, तब मैंने आप लोगों को बताया था जीमन इफेक्ट के बारे में, जीमान प्रभाव के बारे में। और ये सब तभी होता है जब होती है वहां पर कौन सा क्षेत्र? तो आप बोलेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र। आप क्या बोलेंगे? तो बेटा जी आप बोलेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र। किसी स्पेक्ट्रम रेखाओं में या किसमें स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विघटन को जीमन प्रभाव व्याख्या करता है? तो आपका जो जीमान प्रभाव है वो व्याख्या करेगा किसमें? जब आपकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी किसमें? चुंबकीय रेखाओं में। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र में। क्रॉस चेक करेंगे, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इस गाड़ी को आगे लेकर चलेंगे। बढ़िया ये सवाल था। एक और बढ़िया, विद्युत क्षेत्र वाला बताना कौन सा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र वाला जी जीवन है, तो विद्युत क्षेत्र वाला कौन सा होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, राइट। हम बढ़ेंगे आगे। दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई है, कोई नहीं है? बात समझ में आ रही है? आपका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, फिर हम डिस्कस करते हैं कि आंसर क्या होगा और क्यों होगा, राइट। जल्दी से अपना आंसर दो। चलो चलिए, तो सवाल जो है वो बड़ा ही तगड़ा है। यहां पर बात हो रही है कि भैया दूसरी कक्षा यानी कि आपका n बराबर 2 होगा और पहली कक्षा यानी कि आपका n बराबर 1 होगा। तो अपने को एक ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें जो वेलोसिटी है, राइट, जो वेग है आपका, वो किसके साथ कनेक्टेड है? वो आपके कक्षा क्रमांक के साथ में कनेक्टेड है। तो उससे अपने को सीधे कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो जाएगा, राइट। क्या है तरीका? सिंपल सी कहानी है। अपने पास पहले से रेडियस के लिए यानी कि त्रिज्या के लिए, वेलोसिटी के लिए
और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के लिए क्या दिया हुआ है भैया, सूत्र दिया हुआ है। बस अपने को क्या करना है, अपने को सीधे 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 यहां पर एक एटम बनाना है। बात समझ में आ रही है, राइट? बोलो यस सर। और उसके आसपास, नाभिक के आसपास अपने को बनानी है ऊर्जा कक्षा। हमें कौन सी चीज बनानी है, तो हमें बनानी है भैया ऊर्जा कक्षा। बोलो यस सर। तो ये हो गया आपका n बराबर 1, ये हो गया आपका n बराबर 2, ये हो गया आपका n बराबर 3। बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 हम लोगों ने बना लिया। अब हम मानकर चलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, देखो अब भैया एक इलेक्ट्रॉन अपना पहली कक्षा में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना दूसरी कक्षा में है। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन की यदि हम क्या करते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन की यदि हम डिस्टेंस देखते हैं नाभिक के साथ में, राइट, तो डिस्टेंस में है डिफरेंस। दोनों ही इलेक्ट्रॉन की यदि हम नाभिक के साथ में डिस्टेंस देखते हैं, दूरी देखते हैं, राइट, तो उसमें क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखो इसको छोटा रास्ता ट्रेवल करना है, बोलो यस सर। इस वाले को बड़ा रास्ता ट्रेवल करना है, बोलो यस सर। तो भैया जब रेडियस ही डिफरेंट है और डिस्टेंस और जो उसकी परिधि है इलेक्ट्रॉन की, जस्ट गोले में वो चक्कर लगा रहा है, वही डिफरेंट है, तो पक्का रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी यानी कि त्रिज्या, वेग और साथ में कौन सी चीज, ऊर्जा में होगा परिवर्तन। तो ये रहा जनरल फॉर्मूला। अब यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, वेलोसिटी की, तो एक बात बताओ, क्या वेलोसिटी जो है, क्या वेलोसिटी जो है, राइट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है nth ऑर्बिट में, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। ध्यान से देखो, मतलब ये कि जब n का मान बढ़ेगा तो वेलोसिटी का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी, राइट, वो किस में होगी, आपकी पहले वाले में होगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी पहले में ज्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद और भी कम। बस ये खेल चलता रहेगा और लंबा चलेगा ये खेल। कहां तक भैया, जहां तक इसकी सारी ऊर्जा कक्षाएं खत्म नहीं हो जाती। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे, सीधी सी कहानी है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, राइट, आप नाभिक से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसमें क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, क्लियर है? तो यदि हम अपने सवाल की तरफ चले तो हम ये जानेंगे कि भैया पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, राइट, वो कैसी होगी, आपकी कम होगी। तो दूसरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन का वेग पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के वेग से कैसा होगा, कम होगा। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको हम क्रॉस चेक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बस जितने सवाल उतने कॉन्सेप्ट और उतने ही आपके जो अंक यानी कि मार्क्स हैं वो आएंगे परीक्षा में, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ऑटोमेटिकली चैप्टर का क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि पिटारे में से क्या निकलता है। भैया क्वांटम संख्याओं के लिए निम्नलिखित सेट में से कौन सा सेट संभव नहीं है। मतलब ये कि एक ऑप्शन जो है वो यहां पर गलत होगा और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलो यस सर। कौन सा सेट संभव नहीं है। आप जानते हो कि जो n होता है वो कक्षा क्रमांक को बताता है और जो kl, ये जो आपका l होता है, राइट, ये आपकी उप कक्षाओं को बताता है यानी कि SPDF को बताता है। साथ में जो m होता है वो आपका किस चीज को बताता है भैया, चुंबकीय क्वांटम संख्या को बताता है। और s आपका बताता है किसको, ये बताता है आपकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। बोलो यस सर। तो हम सीधे सीधे एक काम करते हैं, हम इन सब को लिखना शुरू करते हैं। हाँ भैया, n कौन सा है, तो n है आपका 1, मैंने लिखा 1। l क्या है आपका 0, तो 1s मैंने लिख दिया, क्योंकि आप जानते हो कि यदि हम s p d और f लिखते हैं तो l बराबर जो है वो 0 1 2 और 3 आता है। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? और इस L को हम कहते हैं दिग्वंशी क्वांटम संख्या, ज़िमथल क्वांटम नंबर, और ये होती हैं आपकी उप कक्षाएं जिसमें आती हैं 4 SPDF। वहीं के वहीं यदि हम मुख्य कक्षाओं की बात करेंगे तो उसको हम N से दर्शाएंगे और वो होती है हमारी KLMNOPQRSTUVW, जहां तक आपको ABCD आती है वहां तक। फिलहाल में अपने पास 7 होती हैं उप कक्षाएं। चलो 1s यहां पर हो गया। इसे यदि हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ओके,
1 और L बराबर 1 है तो L बराबर 1 तो P हो गया भैया ये तो, और ये हो जाएगा आपका 2s, क्योंकि भाई एक बात बताओ, L जो है उससे ही हम बताएंगे ना SPDF क्या होगा, बोलो यस सर, और यहां पर हो जाएगा आपका 3p, क्योंकि L बराबर यदि 1 है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं P फॉर कौन सी, आपकी उपकक्षा की, ठीक है। तो 1s तो सही है, 1s तो सही है, मैं पहले जो है आपका कक्षा क्रमांक लिख रहा हूं, उसके बाद में उपकक्षा का लिख रहा हूं। चलो तो ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है और ये सही है। आप जानते हो यार 1p एग्जिस्ट ही नहीं करता, 1s2 होता है, उसके बाद फिर 2s2 आ जाता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए। चलो क्रॉस चेक पक्का, ये लो। तो इस तरीके से कहानी जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और तगड़ा सवाल था। हम चलेंगे आगे। हाँ जी, बात कर रहे हैं हम लोग हैज़नबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की, जिन्होंने ये कहा था कि किसी एक समान समय पर, किसी भी एक इंस्टेंट पर आप किसी कण के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए राइट एग्जैक्ट उसकी स्थिति और उसका जो मोमेंटम यानी कि संवेग है वो नहीं बता सकते हो। बोलो यस सर। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया था राइट, और वो सूत्र क्या होगा आपका, तो ध्यान से देखो। इन्होंने कहा था डेल एक्स, इसका मतलब होता है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा लगा है मतलब परिवर्तन से होगा, डॉट डेल पी, इसका मतलब होता है संवेग यानी कि जो मोमेंटम है उसमें अनिश्चितता। और यदि हम इसको लिखेंगे तो भैया h डिवाइड बाई ये कितना होगा आपका 4 पाई होगा, और यही अपना आंसर होगा। सवाल पैदा होता है सर थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालिए। भैया डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला है, ऊपर की तरफ प्लांक नियतांक है और नीचे की तरफ कौन सी चीज है, आपका मोमेंटम यानी कि संवेग है। कुछ इसी तरीके से ये वाला जो सूत्र है ये तो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है, ये भी एप्लीकेबल नहीं है, फॉर्मूला सही है बट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को तो आप सभी जानते हो, बात समझ में आ रही है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के से निकाला गया एक फॉर्मूला है जिसे दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बोलेंगे यस सर। तो इस तरीके से हमारा जो ख ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रही है? बढ़िया ये सवाल था। बढ़ेंगे हम लोग आगे और अपनी तैयारी जो है उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूं सबसे कम ऊर्जा कक्षा वाला उपकक्षक क्या होगा, सबसे कम ऊर्जा वाला उपकक्षक क्या होगा, ये सवाल है। बात समझ में आ रही है? अब जैसा कि आप सभी लोगों का अब्बाउ का सिद्धांत, अब्बाउ प्रिंसिपल आता है, अब्बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो आप जानते हो कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं अब्बाउ सिद्धांत की, तो हम इलेक्ट्रॉनों को, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के हिसाब से अरेंज करते हैं। और हमारी जो कहानी है ना वो शुरू होती है 1s2 then 2s2 then 2p6। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, 1s2 2s2 2p6 then 3s2 then 3p6 then 4s2, उसके बाद 3d आपका 10 आएगा, उसके बाद 4p6 आएगा। बोलो यस सर। तो जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ आ जा रहे हैं ऊर्जा जो है वो बढ़ रही है। बोलो यस सर। ऊर्जा जो है बाबूजी वो कैसी हो रही है, आपकी बढ़ रही है। बात समझ में आएगी? अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी अब यहां से अपन देख लेते हैं। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे कम, यार ये तो है ही नहीं। 4s है, 3p कहीं पर है, नहीं है, 3s है कहीं पर नहीं है, 4s2 की सबसे कम होगी, 4s2 हो गया। 4s2 से ज्यादा 3d की होती है, 4p6 की होती है, इसके बाद यहाँ पर 5s2 आता है, तो ठीक है, इसके बाद 5s2 आता है। सबसे ज्यादा 5s2 की होगी और सबसे कम यदि हम बात करेंगे तो ये होगी आपके 4s2 की। बोलेंगे यस सर। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी, हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। सवाल बढ़िया था बट इस एक अकेले क्वेश्चन ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और नहीं आ रही है देन प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो भी डाउट है उसको वहां पर जाकर पूछ लीजिए, ठीक है। चलो हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ। भैया बात हो रही है L बराबर 2 और M के कुल कितने मान होंगे, और यहां पर जो M है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। चलो
तो हम बात कर रहे हैं कक्षकों के मान की, और कक्षकों का मान बता पाना बड़ा ही आसान है। ठीक है, चलो तो L बराबर हमने 2 ले लिया। भाई L बराबर 2 का मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था S P D और F, S P D F, राइट। और यहां पर हमने लिखा था L बराबर 0 1 2 3, बोलो यस सर। अब L बराबर हमने ये ले लिया, फिर ये हमने S P D F, ये सब सारी चीजें ले ली। अब बताओ L बराबर यदि हम 2 लेते हैं तो उसका मतलब D है ना, और यदि इसका मतलब D है तो M का जो मान होगा क्या होगा। भाई एक बात बताओ, D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10। और यदि D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका मतलब ये कि हम इसके कक्षकों को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस क्या अपन ने बचपन में 1 से लेकर 10 तक की गिनती सीखी थी, बोलो यस सर। वो इसी दिन के लिए सीखी थी ताकि हम डी के 10 इलेक्ट्रॉनों को काउंट कर सकें। बात समझ में आ गई। आंसर क्या होगा अपना 5। आंसर क्या होगा हमारा 5 होगा। बात समझ में आ गई। चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखेंगे कि इस सवाल में हमारे सामने क्या निकलता है। चलो 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 चलो, निम्न में से कौन सा उपकक्षक सही नहीं है, निम्न में से कौन सा उपकक्षक सही नहीं है। 3s तो होता है, 4f होता है, 2d नहीं होता है, 5p जो है ये होता है। 2d होता ही नहीं है। सीधे जो कहानी है वो शुरू कहां से होती है, 3d से शुरू होती है। बात समझ में आ रही है। 2d जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से सही आंसर जो है वो क्या होगा आपका 2d। चलो क्रॉस चेक किया, बिल्कुल सही है। इजी क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। पर और अगला सवाल देखते हैं क्या निकल कर रहा है। भैया चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे व्यक्त करती है, तो दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, कक्षक की दिशा विन्यास, राइट। तो ये होगा आंसर किसका, चुंबकीय क्वांटम संख्या का। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको दिमाग में बढ़िया से फिट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो अगले सवाल की तरफ। अब बात हो रही है Ni2+ आयन। बात किसकी हो रही है, Ni2+ आयन की। मतलब हमने क्या किया, निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। बात समझ में आई। हमने क्या किया, निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। और जब हमने ये किया तो उससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी आई, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो देखो Ni का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो भैया 28 होता है। कैसे पता चला, तो आप याद करो, मैंने आप लोगों को पूरा दिमाग के अंदर फिट कराया था। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव मांगे फेयर कॉपी, ये था आपका 27 और नहीं है कंप्लीट, जाना है घर, ऐसा था आपका 27 28 29 30 और 31, राइट। तो इस तरीके से जब आप Ni की बात करोगे तो भैया Ni जो है वो होगा आपका 28। और यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1s2 then 2s2, उसके बाद 2p6। अपने को ध्यान से देखो, 28 पूरे करने हैं, 28 इलेक्ट्रॉन अपने को पूरे करने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 then 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d। जल्दी से काउंट कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 8, ये हो गया आपका 28, राइट। अब देखो ठीक है। तो इस तरीके से अब यदि हम Ni2+ की बात करेंगे, ध्यान से देखना, अब यदि हम Ni2+ की बात करेंगे तो भैया Ni2+ की बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक तो वही रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है। और जब तक प्रोटॉन की क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा तब तक प्रोटॉनों की जो संख्या और परमाणु जो क्रमांक है वो कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। चलिए तो इस तरीके से ये हो गया आपका 28 परमाणु क्रमांक, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने बाहर निकाल दिया, और 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। बात समझ में आ रही है। अब इससे हुआ क्या, देखो
अब ना एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो सबको ही करते हैं, मैं भी करता था और मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं कि सर 2 इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो 3d8 दिया है इसमें से अपन 2 बाहर निकाल देते हैं, दैट विल टर्न इनटू व्हाट 3d6। बात समझ में आई? पर ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये पूरी दूसरी कक्षा है, ये और ये तीसरी कक्षा है, और भैया ये जो है आपकी ये चौथी कक्षा है। तो एक बात बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, राइट, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो तो अंतिम कक्षा से निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो तो लास्ट वाली कक्षा में जो है, राइट, वहीं से बाहर निकलेगा। इसका मतलब बाबूजी 3d8 से इलेक्ट्रॉन थोड़ी बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो 4s2 से बाहर निकलेगा। आया कि नहीं आया समझ में? ध्यान से देखो, बढ़िया सवाल है। पहले में 2, दूसरे में 8, बोलो यस सर। तीसरे में 3s के 2, 3p के 6, ये हो गए 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए। और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है ना बाबूजी? क्यों बेटा जी बताओ, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। किसका? आपके निकल का, राइट। तो अब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे? 4s2 से निकलेंगे। बात समझ में आई? तो 4s2 से निकलेंगे तो भैया कैसा दिखने लगेगा वो भी देख लेते हैं अपन। तो 4s2 से निकलेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ऐसे ही पूरा बचा रहेगा। तो 1s2 सीधे अयुग्मित बोल रहा है ना, हाँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 तो गायब हो गया है। अब 3d यहां पर 8 आ जाएगा। अब सुनो, यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए रहते हैं तो वो सभी आपके होते हैं युग्मित। युग्मित का मतलब क्या? जोड़ी से, यानी कि कपल के रूप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अपन 3d8 के लिए बनाएंगे, बोलो यस सर। तो भैया 3d8 के लिए जब आप बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे, पहला, दूसरा, तीसरा। मजा नहीं आया? बोलो यस सर। अपन फिर से डिब्बे बनाएंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब मैं कह रहा हूं मुझे 3d8 के लिए इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। चलो, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां। चलो बता दो जरा, कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेचारे सिंगल हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं जो सिंगल हैं, जिनका कोई लफड़ा नहीं चल रहा है, जिनको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है? बात समझ में आई? तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि अयुग्मित हैं, यानी कि आपके सिंगल हैं, यानी कि इनके पास जोड़ा नहीं है। तो आंसर जो है ना बाबूजी वो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। और सिंपल सा एक क्वेश्चन था, हम इसको करते हैं क्रॉस चेक। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, राइट, और यदि आपको परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते हैं, तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एटम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से नहीं, किसी आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट कर लो। चलो ठीक, बढ़ेंगे आगे। क्या कहते हो? बढ़िया सवाल है। हाँ भैया, L बराबर 3 के लिए M के कुल कितने मान होंगे? जब मैं कहता हूं L बराबर 3, जब मैं कहता हूं L बराबर, जब हम बात करते हैं L बराबर 3 की, राइट, तो हम बात करते हैं किसकी? F की बात करते हैं। आप सब जानते हो L बराबर 0, 1, 2, 3, S, P, D, F। तो हम बात करते हैं F की। और डिब्बास कितने होते हैं इसमें? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और एक सातवां। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि अपने को 14 इलेक्ट्रॉन्स में फिल करने हैं। अपने को 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या करने हैं? फिल करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो जितने स्टूडेंट्स यहां पर कक्षा 11वीं के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी देख रहे हैं, वो बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से क्या हो गया? M यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा? आपका
7 हो जाएगा और यही क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा और आंसर बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट कीजिए और उसके बाद एग्जामिनेशन में हंगामा मचाकर आ जाइए। बस यही कहानी है, राइट? चलो अगला सवाल। एक पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? भैया 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे क्रिकेट में एक ओवर में अधिकतम 6 बॉल जो है, सही बॉल कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। अभी नो करोगे फ्री हिट मिलेगी, वाइड करोगे तो डेड बॉल करोगे तो वो सब काउंटेबल नहीं है, पर सही सही बॉल्स कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 6। तो एक पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? तो वो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम 3 डिब्बे यानी कि कक्षक बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहां पर अपन बनाएंगे 6वें इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आंसर क्या होगा अपना? 6 6 6 6 6। क्लियर? बोलो यस सर। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। किसी गतिमान कण के लिए तरंग के 2 तथा उसके संवेग में क्या संबंध है? तरंग धैर्य, तरंग के 2 नहीं, तरंग धैर्य होगा। किसी गतिमान कण के लिए तरंग के, रुको 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 रुको, किसी गतिमान कण के लिए तरंग धैर्य तथा उसके संवेग p। बात समझ में आ रही है? चलो, किसी गतिमान कण के लिए तरंग दैर्घ्य, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे? वेवलेंथ लिख देते हैं। चलो, तो किसी गतिमान कण के लिए, राइट, किसी भी गतिमान कण के लिए वेवलेंथ तथा उसका संवेग, जिसको आप p से रिप्रेजेंट करते हो, इनके बीच में क्या संबंध होगा? तो जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भैया ये डी ब्रोगलीज वेवलेंथ है, और डी ब्रोगली की वेवलेंथ जो होती है उसको हम h/p लिखते हैं, और ऊपर की तरफ प्लांक नियतांक है, राइट, और नीचे की तरफ जो है वो आपका क्या है? संवेग है। बोलो यस सर। तो ऐसा कोई भी कण, ऐसा कोई भी कण जो गतिमान है, ऐसा कोई भी कण जो गतिमान है, राइट, और उसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य, और उसका संवेग यानी कि p यानी कि आपका मोमेंटम जो है, इसके बीच में कनेक्शन पता है कैसे होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/p। खेल ली, खत्म हो गया। ये आंसर जो है ये सही होगा। ये लो, बात समझ में आ रही? तो बढ़िया सवाल था यार, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ की बात हो रही थी। इन्होंने ये बताया था कि जो आपका कण होता है, बात समझ में आ रही है, ऐसा पदार्थ जो कि बहुत छोटा होता है, वो कण रूपी व्यवहार भी दर्शाता है और साथ में तरंग रूपी व्यवहार भी दर्शाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली की वेवलेंथ। तो लिख देते हैं अपन लोग, काहे घबराते हैं? लो, डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य। बड़ा अजीब सा नाम है यार, तरंग दैर्घ्य। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए, तो आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल कहता है गतिमान, हा 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 हा, इसके पहले अपन ने जो पढ़ा था, राइट, इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सीधे सीधे इसके साथ क्या है? कनेक्टेड है। ध्यान से देखिएगा, गतिमान सूक्ष्म कण तरंग गुण प्रदर्शित करता है, यह विचार किसने दिया था? भैया 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 भैया, डी ब्रोगली का अंकल थे इसके पीछे। तो इसके पीछे आंसर क्या होगा आपका? डी ब्रोगली अंकल, राइट। मतलब ये कि गतिमान सूक्ष्म कण तरंगदैर्घ्य, तरंग गुण प्रदर्शित करता है, यह विचार किसका था? तो यह विचार था हमारे डी ब्रोगली का। हेजनबर्ग का तो अनिश्चितता का सिद्धांत था, जिस पर फिर क्वांटम यांत्रिकी मॉडल बना। श्रोडिंगर और हेजनबर्ग दोनों ने दिया था किसके बारे में? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में। प्लांक जो थे, उन्होंने यह बताया था कि यदि आप किसी तत्व की, किसी फोटोन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ में? उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में। किसके साथ में होगी? तो भैया उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में होगी। किसके साथ में होगी? तो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में होगी। किसने बताया था ये मिस्टर प्लैंक ने बताया था। इसलिए आपने देखा होगा कि E इज इक्वल टू h न्यू
प्लैंक्स कांस्टेंट में ये h जो है ये प्लैंक का नियतांक है। तो हेजनबर्ग नहीं, प्लैंक नहीं, बोर नहीं, पर डी ब्रॉगली बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो आंसर हम चेक करेंगे और आंसर क्या होगा आपका? डी ब्रॉगली। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल बहुत ही तगड़ा है। जल्दी से सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और उसके बाद चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। हरिओम। क्या कहते हो, क्या होगा Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? तो बड़ी बढ़िया बात है। क्या आप यहां पर लिख दें Cu, उसके नीचे लिखे 29, क्योंकि उसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है आपका 29। और भैया ये हो जाएगा 1s2, इसके बाद ये हो जाएगा 2s2, देन ये हो जाएगा 2p6, राइट। तो ये हो जाएगा 2p6, फिर होगा 3s2, देन होगा 3p6, इसके बाद होगा 4s2 एंड 3d9। अब सब लोगों को ये लगता है कि सर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये सही होना चाहिए, पर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। पर हम जानते हैं कि 3d9 से ज्यादा जो है स्टेबल है, राइट, वो आपका 3d10 होता है। तो d कहता है s से, ये जो d कक्षक है ये s से कहता है कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, राइट, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो D9 से D10 हो जाएगा और मेरी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो कॉपर आपका यहां पर एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है। ये सारी कहानी सेम रहती है, पर यहां पर हो जाता है 4s1 एंड 3d10। तो आप जानते हैं कि क्रोमियम समूह वाले और कॉपर समूह वाले जितने भी होते हैं वो सब अपवाद दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर, राइट। चलो तो ये हो गया Cu, ये हो गया आपका 29। बात समझ में आ गई? ठीक है, अरे लिख जा रहे भैया। चलो तो 3d, ये 4s1 और 3d10 हो गया। अब हम कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। तो आप जानते हो अभी अपन ने निकल के साथ ऐसा किया था कि हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा से पहले निकालते हैं। अपने को 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो अब हम यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे तो हम लिखेंगे क्या उसको? भैया हम लिखेंगे Cu, यहां पर तो 29 रहेगा, यहां पर 2+ रहेगा, ये सब कुछ वैसा ही चलेगा, पर यहां पर हो जाएगा 4s0, तो उसको लिखना नहीं है, और ये हो जाएगा 3d9। अब यदि आप तुक्का लगाते तो भी वही आता, क्योंकि आप यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेते, तो ये 3d9 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका यहां तक, अब देखो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, तो ये लास्ट में देखो, अब ये जो पूरा है, नहीं 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 नहीं, ये जो पूरा है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ये Ar का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपके आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो यस सर, राइट। तो इस हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हो? यहां पर आप इसको Ar लिख दो और भैया उसके पड़ोस में यहां पर आप 3d9 लिख दो। तो यदि ऐसा कहीं आपको दिख रहा है तो वो बिल्कुल सही होगा। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल चुके हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कहानी बड़ी स्पष्ट है, क्लियर है, शानदार है, और आंसर होगा हमारा घ। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः परमाणुओं का नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आयनों का, और वो भी ऐसे आयन जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट किया जाए। चलो, ऐसे सवाल को तो मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, राइट, ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब भी देखते हैं अगला सवाल। भैया क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट उच्चतम ऊर्जा से संबंधित है? इसके लिए अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, और मैं सबके लिख रहा हूं सीधे 4l बोले तो 0 यानी कि s, फिर ये हो जाएगा आपका 3s, इसके बाद हो जाएगा ये 3p, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3spd। बताओ सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किसकी होगी? वन थिंग इज क्लियर हियर कि 3s की एनर्जी जो है वो कम होगी। सबसे लास्ट में यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, राइट, तो सबसे लास्ट में आता है आपका 3d, और 3d की जो एनर्जी होती है वो 4s से भी ज्यादा होती है। बोलो यस सर, 3d की जो एनर्जी होगी ना वो 4s से भी आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या क्या 3d का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा? अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहानी स्टार्ट कहां से होती है? 1s2 से, और खत्म कहां पर होती है? 7p6 में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी है, राइट, इसमें सबसे ज्यादा
जो एनर्जी होगी इन सब में वो किसकी होगी, आपकी 3D की होगी। सिंपल सी कहानी थी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो, बढ़िया सवाल था। हाँ भैया, परमाणु क्रमांक 27 परमाणु क्रमांक वाले तत्व के 3D उपकक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बड़ी सिंपल सी कहानी है। हमारे पास एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 27 है। अब यदि परमाणु क्रमांक 27 है तो आप जानते हो कि ये होगा मांगे फेयर कॉपी, यानी कि कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट मांगे फेयर कॉपी 25, 26, 27 MnFe, और ये हो जाएगा आपका कोबाल्ट। चलो चलो चलो, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। 3D उपकक्षक की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, इसको हम शुरू कहां से करेंगे? तो भैया 1s2 बोलो यस सर, उसके बाद 2s2 बोलो यस सर, उसके बाद 2p6, उसके बाद आपका 3s2 होगा, फिर 3p6 होगा, फिर 4s2 होगा, उसके बाद 3d7 होगा, उसके बाद आपका 3d7 होगा। हम काउंट कर लेते हैं कि ये 27 हो रहे हैं या नहीं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 7 कितना होगा आपका? 27 होगा। और 7 कितना होगा आपका? 27 होगा। बोलो यस सर। तो ये हो गया आपका 3d7। ये कौन सी चीज हो गई? तो बाबूजी ये हो गया आपका 3d7। चलिए, तो ये हो जाएगी आपकी कक्षा, ये हो जाएगा आपका, देखो ये तो हो जाएगी आपकी कक्षा, ये हो जाएगी आपकी उपकक्षा, राइट। और इस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, राइट, वो कितनी हो गई? 7 हो गई। हम 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, अरे यार ये बनता नहीं, चलो और बड़ा बनाते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 1 मिनट, हम डी की बात कर रहे हैं ना, तो हम 5 कक्षक ही तो बनाएंगे, हम 7 थोड़ी बनाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और हमें जो है कुल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब सवाल क्या है? 3D उपकक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी? आपकी 7 होगी। देखिए रहा ये। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1 2 और 3। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आंसर जो है वो आपका क्या होगा? ये होगा आपका 7। आंसर जो है वो आपका क्या होगा भैया? ये होगा आपका 7। सिंपल सा सवाल था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे पूछा गया था। बात हो रही है क्वांटम संख्या n बराबर 3 को मैं ऐसे लिखूंगा, l बराबर 0 को मैं ऐसे लिखूंगा 3s। तो क्वांटम संख्या n बराबर 3 और l बराबर 0 प्रदर्शित किसको करता है? 3s कक्षक को। यार तो बड़ा तगड़ा सवाल था यार। और यही क्या होगा? सही जवाब होगा। जवाब तो यही जो है वो क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मस्त सवाल था ये, राइट। क्रॉस चेक करेंगे हम इसको, बिल्कुल सही है। और चलेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो, अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन उस तत्व का प्रतीक है जिसका Z बराबर 17 है और A बराबर 35 है? तगड़ा सवाल भैया। Z बराबर, यहां पर अपना तत्व होता है, यहां पर Z होता है और यहां पर A होता है। और यदि हम यहां पर बात करें तो क्लोरीन होता है, यहां पर 17 होता है और यहां पर 35 होता है। तो हम जानते हैं कि यदि परमाणु क्रमांक हम 17 की बात करें तो ये होता है आपका क्लोरीन, जिसका 11वां बहुत ही तगड़ा होता है किसके साथ में? सोडियम के साथ में। बात समझ में आई? तो ये अपना होना चाहिए। अब भाई सल्फर तो नहीं हो सकता, क्लोरीन होगा, फास्फोरस नहीं हो सकता, सिलिकॉन भी नहीं हो सकता। तो जो कहानी है वो खत्म कहां पर हो जाएगी? आपकी क्लोरीन पर जाकर। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? पर स्टूडेंट्स क्या था कि जो क्लोरीन पर अभी कहानी खत्म हुई है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी खत्म हुई है।
अभी एमसीक्यूज का सेकेंड वाला जो पार्ट है राइट वो बाकी है, और सवाल पैदा होता है कि सेकेंड पार्ट का जो लेक्चर है वो आपको कहां पर मिलेगा। तो सेकेंड पार्ट का जो लेक्चर है, अच्छा इसको अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, कर लिया। सेकेंड पार्ट का जो लेक्चर है वो आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम राइट, जहां पर आपको वीडियोस या लेक्चर्स देखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अमाउंट या फी जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पर और क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं भैया। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, साथ में है एनटीएससी, ओलंपियाड्स, यूईटी, जेडबलई, नीट, यूपी, अरे भैया भरमार है यहां पर क्वालिटी कंटेंट फ्री एजुकेशन की। बात समझ में आ रही? फ्री क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन की यहां पर भरमार है। बात समझ में आ गई? चलो और क्या मिलेगा, आप 100% बिल्कुल देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में जो है आपको आप ई बुक्स और बुक्स जो है उसकी लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको भी आप एक्सेस करके जो बुक्स और ई बुक्स है वो प्राप्त कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप ही लोगों के लिए है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों के बीच में, परिचितों के बीच में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और आज की क्लास में आपको जो भी डाउट होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।